नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ। पिथौरागढ़ वायुयान सेवा के साथ जोशियाड़ा और गोचर भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़े स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रथम प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का किया शुभारंभ। देवभूमि रजत उत्सव का लोगो और हाउस ऑफ हिमालयाज का विशिष्ट उत्पाद परफ्यूम किया लॉन्च। अल्मोड़ा के मारचूला सड़क हादसे की जांच शुरू। अपर सचिव धीराज गबरियाल की अध्यक्षता में जांच समिति गठित। 3 दिन में सौंपेगी जांच रिपोर्ट। शीतकाल में पहली बार श्रद्धालुओं को होंगे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन। श्री ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में रखी गई है मूर्ति। तीर्थ पुरोहितों व हक हकूकधारियों के अनुरोध पर लिया फैसला। और भगवान तुंगनाथ की जल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्य स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में हुई विराजमान। शीतकाल में 6 माह यही होगी पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली से पिथौरागढ़ वायुयान सेवा और देहरादून से जोशियाड़ा व देहरादून से गौचर हेली सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति पिथौरागढ़ से दिल्ली 1 घंटे 25 मिनट में पहुंच सकेगा। इस परियोजना से गुंजी आदि कैलाश की यात्रा आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जोशियाड़ा की यात्रा 40 मिनट और गौचर की यात्रा 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के लिए उड़ान योजना शुरू की थी। इस योजना से राज्य में हवाई संपर्क मजबूत हुआ है। फिलहाल राज्य में 18 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 10 पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। हम आज दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा और देहरादून के सहजदारा से जोशियाड़ा, गंगोत्री और गौचर चमोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये तीनों ही परियोजनाएं हमारे लिए राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिकी को गति मिलने के साथ ही जहां सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की जनता को देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इन सेवाओं के प्रारंभ होने के पश्चात राज्य के दूरस्थ इलाकों पर न केवल हवाई संपर्क मजबूत होगा, बल्कि आपातकालीन सेवाएं और आपदा प्रबंधन के कार्यों में भी गति आएगी। अब कोई भी व्यक्ति पिथौरागढ़ से दिल्ली 1 घंटे 25 मिनट में पहुंच जाएंगे और लगभग 2500 रुपये में अपनी यात्रा वो पूरी कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस सेवा के प्रारंभ होने से आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे मुंशियारी, बेरीनाथ, चौकोड़ी, शौर वैली, दारमा वैली, व्यास वैली और ऐसे अनेक स्थल जो हमारे आदि कैलाश जैसे स्थानों तक, गुंजी और अन्य पर्यटक स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत देहरादून सहजदारा से जोशियाड़ा और गौचर की जो हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ होना भी, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां जोशियाड़ा की यात्रा मात्र 40 मिनट में पूरी हो सकेगी, वहीं गौचर की यात्रा भी 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह कदम हमारे पूरे राज्य के लिए पर्वतीय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन एयरलाइंस एयर का 42 सीटर विमान 21 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा। इस दौरान वाटर कैनन से विमान का स्वागत किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने ढोल दमाऊं और छलिया दलों के साथ पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस सेवा से जहां स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, वहीं पर्यटन व्यवसाय को भी नए पंख लगेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। नैनी सैनी के लोगों के संघर्ष का नतीजा है कि आज दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। सबके सहयोग से आज हम दिल्ली से यहाँ पिथौरागढ़ सीधी हवाई सेवा शुरू कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे सीमांत जिले के लिए ये अत्यंत आनंद का हर्ष विषय है। और मेरे लिए तो बहुत आनंद का विषय इसलिए है कि मैं कल ही 18,000 फीट की ऊंचाई में चढ़ के भगवान शिव जी के दर्शन, कैलाश के दर्शन करने आया हूँ और आज ये पुण्य दिन देखने को मिला है। मैं अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री और अपने सांसद और अपने सभी अधिकारियों जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया और विशेष करके नैनी सैनी के सभी ग्रामीणों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहली फ्लाइट में दिल्ली से पिथौरागढ़ पहुंचे यात्रियों ने दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने पर खुशी व्यक्त की। उनका कहना है कि पहले उन्हें दिल्ली से पिथौरागढ़ पहुंचने में पूरे दिन का सफर करना पड़ता था, वहीं अब मात्र 1 घंटे में वे दिल्ली से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से दिल्ली पहुंच पा रहे हैं। अनुभव बहुत अच्छा रहा। जो हमारे 14 घंटे लग रहे थे, आज उस घंटे को हम 1.5 घंटे पे ले आए हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है कि हम फंसते फंसाते आते थे, टैक्सी से अरेंज करते थे, भाई हमें सुवाला से निकल पाएंगे नहीं निकल नहीं पाएंगे, बट हम अब 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। फ्रीक्वेंट हमारा जर्नी थी और हमें टैक्सी से लेके ही आना था, बट अब बहुत खुशी की बात है चालू हो गया है। बड़े जहाँ बार 13 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में हम पहुँच गए हैं। और जिस तरीके से मतलब आज अनुभव हुआ है बहुत बढ़िया, हमारे पिथौरागढ़ वासियों के लिए बहुत अच्छा एक अवसर है और इसको बस कंटिन्यू आगे रखे रहिएगा तो बहुत बढ़िया सुविधा हमें प्राप्त हुई। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से आज देहरादून से गौचर के लिए हेली सेवा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीमांत जनपदों को इस सेवा का अत्यधिक लाभ मिलेगा। सस्ते दामों में हेली सेवा लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हेली सेवा के लिए शुरुआती किराया 3,000 निर्धारित किया गया है। हेली सेवा देहरादून के सहस्त्रधारा से चमोली गौचर के लिए सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी। हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे सहस्त्रधारा से उड़ान भरकर 10:20 पर गौचर पहुंचेगा और सुबह 10:40 पर गौचर से चलकर 11:30 पर सहस्त्रधारा देहरादून पहुंचेगा। हेली सेवा 13 नवंबर से रोजाना उपलब्ध रहेगी। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि जनपद वासियों को इसका लाभ मिलेगा। सस्ते दामों में वे हवाई सेवा कर पाएंगे। तो आज हम फिर से इस योजना का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड हवाई योजना एक बार फिर से प्रारंभ आज से हो गई है और निश्चित रूप से इसका लाभ सभी जनपद वासियों को और अन्य लोगों को भी मिलेगा जो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे इस बीच, अब वो लाभ ले पाएंगे। वहीं चमोली जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत गौचर से देहरादून, जौलीग्रांट, सहस्त्रधारा के लिए हेली सेवा चलेगी। सीमांत जनपद वासियों को इससे अत्यधिक लाभ मिलेगा। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक बार इस उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के माध्यम से सहस्त्रधारा गौचर सहस्त्रधारा हेली सेवाओं का शुभारंभ किया है और मैं समझता हूँ ये सीमांत जनपद होने के नाते इसको बहुत लाभ मिलने जा रहा है हमारे जनपद को, क्योंकि यहाँ 4 धाम के यात्री भी बहुत संख्या में आते हैं। तो उसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी आपात सेवाओं में भी ये हमें काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा और ये योजना जो है 13 नवंबर से नियमित रूप से 6 दिन चलेगी। उत्तराखंड सरकार राज्य का 24वां स्थापना दिवस बड़ी ही सादगी से मना रही है। राज्य स्थापना दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि रजत उत्सव का लोगो लॉन्च किया। इसके साथ ही तिमूर परफ्यूम को इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में
प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रवासियों की जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल में एक बार सभी प्रवासी अपने पैतृक स्थान पर जरूर जाएं। ऐसे में प्रवासी लोगों के सुझाव के आधार पर नीति और योजनाएं भी तैयार की जाएंगी। उन्होंने प्रवासियों से कहा कि अपनी जड़ों से जुड़कर रहें, राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में किए जा रहे तमाम कामों की जानकारी दी। देहरादून से करीब 38 से 40 प्रमुख शहरों के लिए हेली सेवाएं संचालित हो रही है। प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तिथि का जल्द ऐलान होगा। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अभिनेता हेमंत पांडे, विधायक विनोद चमोली सहित कई अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान प्रवासियों ने अपने अनुभव साझा किए और राज्य के लिए कुछ करने की भी इच्छा जाहिर की। टीवी कलाकार हिमानी शिवपुरी ने कहा कि मैं अपनी मिट्टी से जुड़कर कुछ करना चाहती हूँ, जैविक खेती के लिए प्रयास करूंगी। साथ ही कहा कि उत्तराखंडी फिल्मों को बड़े स्तर पर ले जाने का काम भी करेंगी। मैं अपनी मिट्टी से जुड़ के कुछ करना चाहती हूँ। जैसे मैं अपने गांव को, जो राधा जी ने बोला, तो मैं बहुत टाइम से सोची थी अपने गांव में जाऊँ, खासकर उनकी महिलाओं के मनोरंजन के लिए, क्योंकि महिलाएं अकेली रह गई। खासकर जैविक फार्मिंग कैसे हो सकती है वहाँ पर, किस तरह से मैं अपने गांव को विकसित होने में मदद कर सकती हूँ, तो वो मेरा प्रयास रहेगा। और मेरा सपना जो है कि हमारी, जो कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि उत्तराखंड की फिल्में का वो स्तर हो जो कि बंगाली, मराठी और साउथ की फिल्मों का होता है, कि वो खाली उत्तराखंड में ही बन के ना खो जाए, बल्कि उनका देश विदेश में उस लेवल की फिल्म बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल का कहना है कि यह सम्मेलन बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि जब भी समय मिलता है वो यहाँ आने का मौका नहीं छोड़ती हैं। हम लोग रोजगार के लिए उत्तराखंड छोड़ दिया, क्योंकि उत्तराखंड में सेना और शिक्षा के अलावा कोई खास रोजगार नहीं था। तो हम लोग सेना में थे, तो हम लोग उत्तराखंड से पलायन कर गए शादी के बाद, और साथ साथ राजनीति। लेकिन आज जो सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वहीं फिल्म कलाकार सुधीर पांडे ने कहा कि उत्तराखंड कठिन परिस्थितियों वाला राज्य है। राज्य बनने से पहले रोजगार के लिए बाहर ही जाना पड़ता था। अब राज्य बनने के बाद कुछ रोजगार मिलने लगा है। सभी को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। वो सारे लोग इधर उधर निकल के हर जगह फैल गए, देश में भी फैले, विदेशों में भी फैले, और वो लेकिन सबको वो पहाड़ से कनेक्ट करना होता है अपने उससे। तो और कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि क्या ज़रिया हो, कैसे हम अपने क्षेत्र से दोबारा जुड़े। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास धामी साहब और उनकी गवर्नमेंट ने किया है, ताकि जो भी इधर उधर बिखरे हुए प्रवासी हैं, जितने भी उत्तराखंडी हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। प्रवासी सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। अल्मोड़ा के बारचुला क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 27 लोग घायल हो गए। सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। हादसे के बाद लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे का कहना है कि 2023 में शासन की ओर से सड़क पर क्रैश बैरियर लगाने की स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन किन कारणों से क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए, इसको लेकर अपर सचिव धीराज गवरियाल को जांच सौंपी गई है। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बात सामने आई है कि वहां पे क्रैश बैरियर नहीं था, और फिर मैंने पता किया तो इसमें हमने लास्ट ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च में ये वहां पे क्रैश बैरियर लगाए जाने का सैंक्शन दिया है। तो उस पर मैंने एक समिति गठित की है, जो अपर सचिव है हमारे पीडब्ल्यूडी के धीराज गरब्याल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। उसमें चीफ इंजीनियर जो हेडक्वार्टर के हैं ओम प्रकाश जी, वो सदस्य हैं। 3 दिन में उनको रिपोर्ट देने को कहा गया है कि जब यहाँ से स्वीकृत हो गया था, क्रैश बैरियर सैंक्शन था, पूरा रोड सेफ्टी के सारे काम, तो उसके बाद अभी तक वो काम क्यों नहीं हुआ, टेंडर क्यों लेट हुआ और काम क्यों नहीं हुआ। तो इस पे भी जांच करके 3 दिन में समिति बताएगी। और चीफ इंजीनियर को कल ही मैंने भेजा था साइट पे। चीफ इंजीनियर ने पूरे स्ट्रेच का निरीक्षण किया और एक रिपोर्ट उन्होंने भी दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शीतकाल में पहली बार श्रद्धालुओं को बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन हो सकेंगे। अभी तक बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव मूर्ति भंडार गृह में रखी जाती थी। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। पंचमुखी दिव्य चल विग्रह उत्सव मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर में विराजमान है। इस संबंध में हक हकूकधारियों और तीर्थ पुरोहितों ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से अनुरोध किया था। तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि पंचमुखी मूर्ति को भंडार गृह में रखने के बजाय शीतकाल में दर्शनों के लिए श्री ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में रखा जाए, ताकि ऊखी मठ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मूर्ति के दर्शनों का लाभ मिल सके। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, तीर्थ पुरोहितों व हक हकूकधारियों के अनुरोध पर व्यापक विचार विमर्श के बाद वीकेटीसी ने निश्चय किया कि भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी मूर्ति को अब श्री ओंकारेश्वर मंदिर गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, जहां पंचमुखी मूर्ति की निरंतर पूजा अर्चना की जाएगी। केदार की पंचमुखी उत्सव डोली है, वो श्रद्धालु जो तीर्थयात्री आते हैं धाम में, उनके आकर्षण का केंद्र रहती है। और जब कपाट बंद होते हैं तो कपाट बंद होने के पश्चात उसको जो हमारा भंडार गृह था उसमें विराजमान कर दिया जाता था। लेकिन इस वर्ष कपाट बंद होने के अवसर पर जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि जो बाबा केदार की पंचमुखी विग्रह डोली है, इसको जो ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में अवस्थित किया जाना चाहिए, ताकि जो देश विदेश से श्रद्धालु तीर्थयात्री शीतकाल में वहाँ पर आते हैं उनको उसके दर्शन हो सके, वो पूजा अर्चना कर सके। तो इस पर व्यापक विचार विमर्श के पश्चात मेरे द्वारा उसको अनुमति प्रदान कर दी गई है। वही विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार 13 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि श्री पंच पूजाओं के अंतर्गत पहले दिन भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन बृहस्पतिवार 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन शुक्रवार 15 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन शनिवार 16 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा और पांचवें दिन रविवार 17 नवंबर को रात 9:07 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इस वर्ष भी जो चारधाम यात्रा रही हमारी और लगभग अब अंतिम चरण में है। बद्री विशाल के कपाट जो है 17 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं और बाकी जो धाम है हमारे उनके कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से यात्रा व्यवस्थाएं की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निरंतर मॉनिटरिंग की गई, यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, उसके चलते जो हमारी चारधाम यात्रा है बहुत कुशलतापूर्वक संचालित हुई है, संपादित हुई है। पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हो गई है। सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में पुष्प वर्षा के साथ भगवान का स्वागत किया गया। अगले 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना यही होगी। इस मौके पर पहुंचे श्रद्धालु दर्शन कर बेहद उत्साहित नजर आए। आखिरी बार 2007 में आया था तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने, तो बद्रीनाथ के दर्शन करके फिर तुंगनाथ आया था। इस बार मैं तुंगनाथ बाबा की जो मकोट में डोली आती है वो दर्शन करने के लिए 2 दिन पहले आ गया था। तो सब परिवार अपने बच्चों को लेके देहरादून से
आस्था की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा आज का ट्रिप है अचानक से बना था। हम जाने वाले थे तुंगनाथ, लेकिन पता चला कि वहाँ कपाट बंद हो गए हैं, तो हम सुबह दर्शन करने मुक्कू मठ आए तो पता चला कि अभी गद्दी के में जो तुंगनाथ भगवान जी हैं ये अभी आए नहीं है। हम लोग चले गए थे और आधे रास्ते से पता नहीं क्यों मन नहीं माना, तो हम वापस आ गए और जैसे ही दर्शन किए वो लाइव देख के पूरे शरीर में रोंगटे आ रहे थे, तो मन कर रहा था कि बस देखते रहो इसे। शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की डोली आगमन पर क्षेत्र के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु और ध्यानियां भी पहुंची थी, जिन्होंने बाबा तुंगनाथ का आशीर्वाद लिया। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, मेरा मायका है यहाँ 6 महीने ऊपर तुंगनाथ में पूजा होती है और 6 महीने यहाँ मुक्कू मठ गाँव में होती है, जो कि मैठाणी यहाँ के पुरोहित हैं और यहाँ के जो सेवा है वो यहाँ के भंडारी लोग हैं। यहाँ विधिवत 6 महीना भोलेनाथ की पूजा होती है। मैं यहाँ हर बार मायके जब तुंगनाथ जी ऊपर भी जाते हैं तुंगनाथ, मैं तब भी आती हूँ, और जब तुंगनाथ जी यहाँ नीचे आते हैं मैं तब भी आती हूँ हमेशा। आपको बता दें कि तुंगनाथ मंदिर के कपाट 4 नवंबर को शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। विश्वविख्यात तृतीया केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बीते 4 नवंबर को बंद हो गए थे। आज भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने विभिन्न पड़ावों से होते हुए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर मंदिर मक्कू मठ पहुंच चुकी है और अब अगले 6 महीने भगवान तुंगनाथ की जो पूजा अर्चनाएं हैं यहीं पर संपादित होंगी और देश दुनिया के जितने भी श्रद्धालु हैं भगवान तुंगनाथ के यहीं पर दर्शन कर पाएंगे। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, मक्कू मठ। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के स्थापना दिवस के अवसर पर आज राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को राजकीय स्कार्फ और फ्लैग स्टिकर पहनाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अपनी भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्काउट्स एवं गाइड्स में शामिल हो, जिससे उनमें अनुशासन और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। राज्यपाल ने आपदा और अन्य चुनौतियों के दौरान स्काउट्स एवं गाइड्स के योगदान के लिए उनकी सराहना की। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी और ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की ओर से उत्तराखंड राज्य और नीति को लेकर मीडिया को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर रूफ टॉप सोलर के लिए सक्षम प्रावधानों, इसकी क्षमता और उत्तराखंड को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए चल रही सरकारी पहल पर चर्चा की गई। यूपीसीएल में सोलर अनुभाग के मुख्य अभियंता आशीष अरोड़ा ने सरकार के विजन पीएम सूर्य घर पोर्टल एप्लीकेशन संचालन के तरीके, यूपीसीएल की ओर से सब्सिडी देने के तरीके और रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सोलर पॉलिसी की जानकारी दी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में से है जो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत केंद्रीय सब्सिडी के अलावा 1 किलोवाट के लिए 17,000 रुपये से लेकर 3 किलोवाट तक के रूफ टॉप सोलर पर 51,000 रुपये की राज्य सब्सिडी प्रदान करता है। देखिए, हमने स्कीम का पूरा व्यापक प्रचार प्रसार करना है क्योंकि ये पीएम साहब की ड्रीम स्कीम है। इसमें उन्होंने टारगेट 1 करोड़ का दिया हुआ है और हमारी स्टेट में भी बहुत अच्छा रिस्पांस है इसके लिए। हमने भी इसका टारगेट 40,000 का रखा हुआ है अपने इंस्टॉलर्स की कैपेसिटी के हिसाब से। उत्तराखंड सोलर पॉलिसी ने विभिन्न उपभोक्ताओं श्रेणियों में वितरित और ऊर्जा क्षमता का दोहन करके संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करके अभिनव व्यावसायिक मॉडल को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका अनुप्रयोगों का विस्तार करके और इको पर्यटन का समर्थन करके 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता पाने के लक्ष्य की कल्पना की है। एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 25 करोड़ से अधिक घरों में छतों पर 100 गीगावाट से अधिक और सौर ऊर्जा क्षमता तैनात करने की आर्थिक क्षमता मौजूद है, जिसमें उत्तराखंड में लगभग 1 गीगावाट की आर्थिक क्षमता है। पिछले 10 महीनों में राज्य ने इस दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
तक हम देखिए 13 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम की घोषणा की थी। आप ये लगाइए सिर्फ 10 महीने के इस टाइम में हमने लगभग 7,500 इंस्टॉलेशन उत्तराखंड में कर चुके हैं और 23,000 के करीब इसमें एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं अब तक। इसमें क्या है कि जिस गांव में ऐसे गांव एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी हुई है इसी स्कीम के अंतर्गत वो वहाँ पर जाके जिस सोलर विलेज में ज़्यादा इंस्टॉलेशन होंगे वो एक मॉडल सोलर विलेज सेलेक्ट हो जाएगा। उसको सेंटर से 1 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मिलेगी MNRE से उस मॉडल सोलर विलेज को। 9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जिन सपनों के लिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था वह अभी कोसों दूर है। अस्थायी राजधानी का मसला अभी अधूरा है। सरकार को जल्द से जल्द अस्थायी राजधानी के मुद्दे पर अपनी राय साफ करनी चाहिए। पलायन आज भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि राज्य बनने से उत्तराखंड के लोगों को पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों में विकास तो हुआ है लेकिन वह पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। जो हम 24 वर्षों का पीछे जब हम देखना चाहते हैं तो विकास हुआ है। विकास जो है जिस सुनियोजित विकास होना चाहिए था वो उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। उसमें नजर इसलिए आती है कि हम जो पलायन हमने जो जिस जिले स्तर पे जो पलायन रोकना चाहिए था, हमें जो रोजगार की वहीं पैदा करके उसको वहीं रोकना चाहिए था, वो नौजवान वहां से जलने को बाध्य है। चाहे वो शिक्षा की वजह से जा रहा है, चाहे वो कोई स्वास्थ्य की वजह से जा रहा है, चाहे कोई अपने आसपास के उन चीजों को देखते हुए सुविधाओं को देखते हुए जा पा रहा है। वहीं राज्य आंदोलनकारी सुलोचना इष्टवाल का कहना है कि उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह से विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। राज्य के संसाधनों पर बाहरी लोगों का अधिक कब्जा हो गया है। भू कानून भी आज हमें मांगना पड़ रहा है। राज्य का विनाश ही हुआ है। इससे पहले ही विकास लगता था हमें, जब हमारे खेत खलिहान पूरे उत्तराखंड में सुरक्षित थे, अपनी पूरी हरी भरी धरती थी। आज हरी भरी धरती तब्दील हो गई, किसी और चीज में तब्दील हो गई, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ बना है बाहरी राज्यों के लिए बना है, बाहरी लोगों के लिए बना है। अपने लोगों के लिए उत्तराखंड का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अपने लोग यहीं पे समाप्त हो गए हैं। अपने लोग मूल निवास भू कानून जो हमारा मूल अधिकार था, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, हमें भीख मांगना पड़ रहा है। ये अपने आप में दुर्भाग्य है। बागेश्वर के डिग्री कॉलेज खेल मैदान में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। खेल महाकुंभ में 16 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और जूडो सहित कई अन्य खेल शामिल हैं। खेल महाकुंभ का शुभारंभ विधायक पार्वती दास ने किया। हमारे जनपद में जब ऐसी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन हो रहा है। तो हमें अपने सारे अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ कि ये ऐसी प्रतियोगिताएं हमेशा होती रहे और हमारे क्षेत्र के नाम रोशन हो। वहीं आज अंडर 20 बालक और बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। बालक वर्ग में स्टेडियम ट्रेनीज और बालिका वर्ग में बागनाथ फुटबॉल अकेडमी ने पहला स्थान प्राप्त किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी अर्जुन सिंह रावत ने बताया कि खेल महाकुंभ की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का आगाज आज अंडर 20 बालक बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आगाज कर दिया गया है। इस बार 16 खेल प्रतियोगिताओं में 16 खेल विधाओं में यहाँ पे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और जो भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे उनके लिए नगद पुरस्कार की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई है और जो हमारे विजेता खिलाड़ी रहेंगे वो राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News _देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।